स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। अब कुछ टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है हमारा समपराशरी, अल्पपराशरी व अतिपराशरी विलयन। आपका प्रासरण दाब, प्रासरण और प्रतिलोम प्रासरण वाला जो टॉपिक है वो पहले वाली वीडियो में मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि समपराशरी, अल्पपराशरी और अतिपराशरी विलयन किसे कहते हैं। देखो, जब आपके पास दो अलग अलग सॉल्यूशन हो, ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन के अगर प्रासरण दाब का मान समान हो, मान लो आपने एक अलग सॉल्यूशन लिया है, ए नाम दे दो, और जो दूसरा सॉल्यूशन लिया है आपने उसको बी नाम दे दो। अगर ए और बी दोनों पे लगने वाला परासरण दाब समान होता है तो उसे हम समपराशरी विलयन कहते हैं। और अगर दो विलयन में से एक का परासरण दाब अधिक हो उसे अपने अतिपराशरी विलयन बोलेंगे, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे हम अल्पपराशरी विलयन बोलेंगे। क्लियर बात? इजी सी डेफिनेशन है, बता देती हूँ जल्दी से। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। सेकंड, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है अल्पपराशरी, व जिसका परासरण दाब अधिक होता है अतिपराशरी विलयन कहलाता है। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि जब हम परासरण दाब की बात करते हैं तो उस टाइम हम परासरण को क्या लेके चलते हैं? पाई लेके चलते हैं, पीछे बताया हुआ है आपको। तो अगर बात समपराशरी विलयन की हो रही है तो दोनों परासरणी विलयनों का परासरण दाब क्या है? समान है। यानी अगर मैं फर्स्ट वाले को विलयन, पहले वाले को विलयन फर्स्ट मान लूँ, दूसरे वाले को विलयन सेकंड मान लूँ, और दोनों का जो परासरण दाब होगा, एक का पाई 1 होगा, दूसरे का पाई 2 होगा, तो समपराशरी विलयन के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। देखिए आप, इसमें बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है, आपका कुछ नहीं है इसमें। देखो, समपराशरी विलयन यानी विलयन के जो दो आपके विलयन है, दोनों के परासरण दाब का मान समान है, यानी पाई 1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? पाई 2 हो जाएगा। क्लियर बात? फिर मैंने आपको बता रखा है कि पीछे जो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है, परासरण दाब का जो फॉर्मूला हम निकाल रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि पाई इजिकल्स टू क्या होता है? CRT। एक तो मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि जो C है यानी आपकी जो सांद्रता है, सांद्रता को हम कैसे लिखते हैं? सांद्रता को लिखा जाता है आपका C इजिकल्स टू N2 अपॉन में V, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? सांद्रता का। और N2 आपको पता है आपके पास क्या है? विलय के मोल अपॉन में V का मतलब क्या होता है? आयतन। विलय के मोल अपॉन में आयतन किसके बराबर होता है? सांद्रता के। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला और बन जाएगा, और N2 क्या होता है? W2 अपॉन में M2। क्लियर? तो यहाँ पर आपका पाई का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W2 अपॉन में M2, और V का आपका यहाँ पे V आ जाएगा, और ये हो जाएगा RT, ठीक है। तो ये तो आपका मान लो ये 1 2 तो सिंबल्स के लिए होता है, कोई खास फर्क नहीं है, तो आप 2 भले ना लगाओ, आपके पास पाई का ये फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर आप बात करते हो पाई 1 के बारे में, तो पाई 1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W1 अपॉन में M1, यहाँ पे RT अपॉन में V1। क्लियर बात? इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? पाई 2 का मान W2 अपॉन में M2 V2, और ये हो जाएगा आपका RT। अब RT से आपका RT कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास अगर आपको क्वेश्चन के अंदर M2 की वैल्यू पूछ ली जाए तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2 इजिकल्स टू W2 अपॉन में V2 इंटू में, ये तो आपका इधर आ गया और ये आपका बटे में चला जाएगा। समझ आ रही है बात? देखो, M2 का मान अगर आपको निकालना है तो जो संख्या बटे में है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, पर सामने वाली संख्या तो वैसी की वैसी रहेगी। अब बात आती है इधर वाली संख्याओं के बारे में, तो जो संख्या गुणनफल में है वो कहाँ चली जाएगी? आपके बटे में, और जो संख्या बटे में है वो आपके कहाँ चली जाएगी? उस तरफ गुणनफल में, यानी M1 V1, ठीक है। तो ये समपराशरी विलयन के लिए आपका एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो मेरे हिसाब से समपराशरी, अल्पपराशरी, अतिपराशरी विलयन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, और यहीं पर हमारा परासरण वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब उसके
बॉन्ड हाफ गुणांक के बारे में, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब अपने बात करेंगे बॉन्ड हाफ गुणांक। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड हाफ गुणांक। देखो बॉन्ड हाफ गुणांक क्या चीज है, ये ना एक साइंटिस्ट थे बॉन्ड हाफ, उन्होंने एक गुणांक प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया था? एक गुणांक प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं कि बॉन्ड हाफ गुणांक क्या चीज है, ये कैसा गुणांक है, इसे क्यों प्रतिपादित किया गया। तो देखो यहाँ पर पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था अनुसंख्यात्मक गुणधर्म, उसमें हमने 4 टॉपिक क्लियर किए थे। एक आपका था वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। क्लियर बात है। तो ये जो 4 टॉपिक थे वो हमने किसमें क्लियर किए थे? अनुसंख्यात्मक गुणधर्म में। और मैंने आपको बताया था कि जो अनुसंख्यात्मक गुणधर्म होता है वो पदार्थ के अनुसंख्यात्मक गुणधर्म पर डिपेंड करता है। यानी आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो, जो विलयन ले रहे हो, उसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि विलय किस प्रकृति का है। क्लियर बात। तो बात ये होती है कि अनुसंख्यात्मक गुणधर्म में क्या होता है कि कई बार त्रुटियां मतलब नजर आने लग जाती है। त्रुटि किस प्रकार की? जैसे मान लो आप सॉल्यूशन बना रहे हो और सॉल्यूशन के अंदर आपने जब आपने विलय के मोल डाले, आपने अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 मोल डाला, ठीक है। लेकिन जब वो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, या तो आपका डाला हुआ मोल 1 से 2 हो जाता है या 2 से 1। बात समझने की कोशिश करना। देखो जैसे मान लो हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, NaCl ले लेते हैं हम। अब आपको पता है NaCl जब आप रिएक्शन करवा रहे हो, जब इसको आप जल में डाल रहे हो, तो आपने इसके कितने डाले? 1 मोल डाले, ठीक है। लेकिन आप जब 1 मोल डालते हो उसके अकॉर्डिंग जब आप किसी भी अनुसंख्यात्मक गुणधर्म को निकालोगे तो आप 1 मोल के हिसाब से निकालोगे, क्योंकि आपने डाले कितने मोल है? 1 मोल। समझ आ रही है बात? जितने मोल आप डालोगे आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे। लेकिन यहाँ पे त्रुटि क्या हो जाती है कि NaCl किस में टूट जाता है? Na+ और Cl- में। अब यहाँ पे NaCl पूरा 1 मोल था, लेकिन यहाँ पे Na+ वाला 1 मोल बन गया और Cl- वाला 1 मोल बन गया। यानी आपको प्राप्त कितने हो गए? 2 मोल हो गए। आपने डाला 1 मोल था, रिजल्ट आपको 1 मोल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, लेकिन त्रुटि होगी। NaCl आयनों में टूट गया, इसका आयनीकरण हो गया। आयनीकरण होने के कारण ये 1 मोल से कितने मोल बन गए? 2 मोल, और आपका रिजल्ट 2 मोल के अकॉर्डिंग आएगा। समझ आ रही बात? तो बॉन्ड हाफ ने क्या किया? बॉन्ड हाफ ने उनको ये त्रुटि समझ आ गई, तो इस त्रुटि को सुधारने के लिए उन्होंने एक गुणांक प्रतिपादित किया। एक गुणांक प्रतिपादित किया। उस गुणांक को शो किया जाता है I से, स्मॉल I से। इस गुणांक का फॉर्मूला उन्होंने क्या कहा? इस गुणांक का फॉर्मूला उन्होंने कहा प्रेक्षित मान अपॉन में सैद्धांतिक मान। फॉर्मूला क्या था इसका? प्रेक्षित मान अपॉन में सैद्धांतिक मान। यानी आपका जो प्रेक्षण के बाद, प्रयोग के बाद जो मान आ रहा है वो अपॉन में सैद्धांतिक, यानी जो आपने स्टार्टिंग में मान लिया था वो। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, प्रेक्षित मान अपॉन में सैद्धांतिक मान। क्लियर बात? तो देखो अब आप देखोगे यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, I का फॉर्मूला रखते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान रखेंगे तो ये आपके पास क्या है? प्रेक्षित मान, प्रैक्टिकल के बाद का मान, अपॉन में सैद्धांतिक मान जो कि आपके प्रैक्टिकल से पहले का मान है वो है 1। अब I का मान क्या हो जाएगा? 2। समझ आई बात? अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिए 2 मोल मेथेनोइक अम्ल के ले लिए। मेथेनोइक अम्ल के कितने मोल ले लिए हमने? 2 मोल। अब आपने रिएक्शन के अंदर जब आप रिएक्शन करवाने जा रहे हो तो आपने मेथेनोइक अम्ल के कितने मोल लिए हैं? 2 मोल लिए हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी, यहाँ पे भी जो थोड़ी छोटी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। कैसी? तो देखना अब यहाँ पर कि ये जो CH3COOH है वो क्या बना लेता है? CH3COOH की 2। अब ये बन गया आपका 1 मोल। देखो जब किसी के आगे 2 लिखा जाता है ना, इसका मतलब है कि CH3
CH3COOH प्लस में एक और CH3COOH है जब संख्या आगे लिखा जाता है, ठीक है। और जब रिएक्शन के दौरान पैरों में 2 लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि CH3COOH जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है CH3COH से। पहले ये अलग अलग थे, 2 मोल थे, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, 2 मोल हो गए। लेकिन रिएक्शन के दौरान क्या हो गया, दोनों जुड़ गए तो दोनों ने मिलकर एक पूरा कंपाउंड बना लिया और अब ये 1 मोल कहलाएंगे। तो अब आप देखोगे कि आपने प्रेक्षण जो है स्टार्ट करने से पहले, यानी जो आपका सैद्धांतिक मान था वो था 2, लेकिन प्रैक्टिकल के दौरान आपको रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, 1 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अब इसका संयोजन हो चुका है, अब 2 आपस में जुड़ के 1 बन चुके हैं। समझ आई बात? यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि 1/2 जो थे उन्होंने एक गुणांक प्रतिपादित किया। उन्होंने ये गुणांक इसलिए प्रतिपादित किया क्योंकि अनुसंख्यात्मक गुणधर्मों में कई बार क्या होती है, त्रुटियां आ जाती है। जितने आपके सैद्धांतिक मान होते हैं प्रेक्षित मान उससे आपको अलग मिलते हैं, या तो कम मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं। तो उस मान को सुधारने के लिए 1/2 गुणांक ने एक गुणांक प्रतिपादित किया, 1/2 ने एक गुणांक प्रतिपादित किया। अब यहाँ पर अगर मैं आई का मान निकालती हूँ, अगर मैं यहाँ पे आई का मान निकालूंगी तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या है, प्रेक्षित मान अपन सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान आपके पास क्या है, 1, अपन में सैद्धांतिक मान आपके पास क्या है, 2। तो अब आप देख रहे हो जितने मोल आप ले रहे हो उसका क्या हो रहा है, हाफ। समझ आई बात? और पीछे क्या कर रहे थे, जितने मोल आप ले रहे थे उसका क्या हो रहा था, दुगना। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज होता है कि जो हम फॉर्मूले वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अनुसंख्यात्मक गुणधर्म में सबसे पहला जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने आपको कहा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पहला फॉर्मूला क्या था आपका, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल P = P1 नॉट x2, यही फॉर्मूला था। अब 1/2 ने क्या किया, अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1/2 गुणांक के बाद इनका फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, ये आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो मान हमारा अपने आप ही पुट हो जाएगा। तो जो त्रुटि उत्पन्न हो रही थी आई के मान रखने के बाद वो त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी। समझ आ गया होगा। दूसरा जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था आपका, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर था, डेल TB = KBM था, KBM यही था आपका फॉर्मूला। और अगर हम 1/2 गुना के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका क्या था, हिमांक में अवनमन। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, डेल TF = क्या था, KF × M। तो 1/2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जो सबसे लास्ट फॉर्मूला था आपका वो था परासरण दाब। तो परासरण दाब की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका क्या चल रहा था, वो फॉर्मूला था पाई = CRT। और 1/2 गुणांक में क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 1/2 ने जब अपना गुणांक प्रतिपादित किया तो उन त्रुटियों को सुधारने के लिए उन्होंने अपने अनुसंख्यात्मक गुणधर्मों वाले फॉर्मूले में आई के साथ इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्लियर बात? तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है। तो अब एक चीज मेरे को बताना कि मान लो कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान जितने मोल आप ले रहे हो यानी जितना उसका सैद्धांतिक मान है, प्रेक्षित मान भी आपको उतना ही मिलता है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि आपका प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। और आई की वैल्यू 1 होगी मतलब जब अनुसंख्यात्मक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं तो वहाँ पे आई का मान आप 1 रख दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसलिए ये फॉर्मूला जो है उनको ज़्यादा राइट माना जाता है, क्योंकि इससे कोई त्रुटि उत्पन्न हो भली ना हो, आंसर आपका सही ही आएगा। समझ आ गई होगी बात आपको।
तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक चीज और ध्यान रखना आपको, देखो आपको लिखना है कि आई का मान अगर 0 के बराबर हो, ये मैं आपको थोड़ा सा लिख देती हूँ, i = 1/2, ठीक है। अगर i का मान 0 के बराबर हो तो उस टाइम अभिक्रिया में ना तो संगुणन हो रहा है, यानी ना तो वो आपका आपस में जुड़ रहे हैं और ना ही वियोजन हो रहा है, ना ही वो आपके आयनों में टूट रहे हैं। समझ आ गई बात? i का मान 0 कब होता है? न तो सगुणन, मैं संयोजन लिख देती हूँ, न तो संयोजन और न ही वियोजन, न ही आपका क्या हो रहा हो, वियोजन, तब आपका i का मान क्या होगा? 0 के बराबर माना जाएगा। i का मान 1 से ज्यादा कब होगा? जब उसका वियोजन हो रहा हो। i का मान 1 से ज्यादा कब होगा? i का मान 1 से ज्यादा कब हो रहा है? जब उसका वियोजन हो रहा हो, ठीक है, जब वो आयनों में टूट रहा हो। तो जब वियोजन की स्थिति हो, ठीक है। और i का मान 1 से कम कब होगा? पहले तो क्या हो रहा था? 1 से ज्यादा, अब 1 से कम कब होगा? अब इस रिएक्शन में देखो i का मान क्या हो रहा है? 1 से कम हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, तो 1 से कम होगा जब संयोजन की स्थिति हो, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? यदि विलय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन व सगुणन होता है तो विलयन में कणों की संख्या या हम मोलों की संख्या बोल सकते हैं में क्रमशः वृद्धि और कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अनुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। वॉर्नहॉफ ने एक वॉर्नहॉफ गुणांक, जिसे हम I से शो करते हैं, प्रतिपादित किया है, जिसके द्वारा विलय के आयनन की मात्रा तथा सगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। और फॉर्मूला क्या बन गया आपका? प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण अपॉन में सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण। अगर हम बात करें, अगर अब आश्पदाब की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल पी प्रेक्षित अपॉन में डेल पी सैद्धांतिक। अगर आप क्वथनांक की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल टी भी प्रेक्षित अपॉन में डेल टी भी सैद्धांतिक। अगर आप हिमांक की बात करोगे तो डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन में डेल टी एफ सैद्धांतिक। और अगर आप परासरण दाब की बात करोगे तो पाई प्रेक्षित अपॉन में पाई सैद्धांतिक हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। ले ले होगा अपने स्क्रीनशॉट। अब बात आती है कि वॉर्नहॉफ गुणांक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध। अब हमारा टॉपिक क्या है? वॉर्नहॉफ गुणांक व वियोजन की मात्रा में संबंध। अब हम ज्ञात करेंगे संबंध वॉर्नहॉफ गुणांक और वियोजन की मात्रा में, ठीक है। तो आपको पता है वियोजन की बात कर रहे हैं तो हम NaCl वाला एग्जांपल ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वियोजित होने के लिए। तो फिलहाल वियोजन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा? वियोजन किसे कहते हैं? अणुओं की कुल संख्या का वह भिन्न जो आयनों में वियोजित हो जाती हैं, वियोजन की मात्रा कहलाती है, ठीक है। और वियोजन की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। चाहे हम संयोजन की बात करें चाहे वियोजन की बात करें, वहाँ पे सिंबल हमें क्या लेके चलना है? अल्फा, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल किसका लेके चलेंगे? NaCl। NaCl के अंदर आपको पता है NaCl किस आयनों में टूट जाएगा? Na+ और Cl- के रूप में, ठीक है। तो आपको पता है NaCl के अगर जो मोलों की संख्या की बात करें तो उसको हम मान लेते हैं कि इसमें कितने हैं? A। इसको हमने नाम दे दिया A।
और इसको हम नाम देंगे NB। अब मैंने यहाँ पे N क्यों लगाया? N मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ मोलों की संख्या 1 से ज़्यादा है और यहाँ मोलों की संख्या 1 है, इसलिए इसको मैंने A मान लिया और इसको मैंने N भी मान लिया। ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम कभी भी अभिक्रिया शुरू करते हैं, जब हमने अभिक्रिया शुरू नहीं की, हमारे पास केवल अभिकारक है, तो उस टाइम अभिकारक की मात्रा हमारे पास अधिकतम होगी और उत्पाद की मात्रा 0। ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन करवाने की से पहले की बात करें तो आपके पास जो अभिकारक है वो आपके पास अधिकतम होंगे और जो उत्पाद है वो 0 होंगे। तो प्रारंभ में आपके पास अभिकारक अधिकतम मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और जो आपके पास उत्पाद होंगे वो क्या होंगे? 0, जब आपने अभिक्रिया शुरू नहीं की। अब जैसे ही आप अभिक्रिया शुरू कर दोगे, यानी कुछ समय पश्चात, मैं यहाँ पर T समय मान लेती हूँ, तो T समय पश्चात अब इसमें से, यानी जो आपके अभिकारक है उसमें से कुछ मात्रा कम होने लग जाएंगी और कुछ मात्रा में उत्पाद बनने लग जाएंगे, यानी आपके पास अभिकारक 1 है। अब अभिक्रिया शुरू होगी तो कुछ समय बाद आप यही देखोगे कि अभिक्रिया के अंदर अभिकारक घट रहे हैं और उत्पाद बन रहे हैं। समझ आई बात? तो यहाँ पर अपने इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा जो है इसकी मात्रा इसमें से कम होती जा रही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा n अल्फा। n अल्फा का मतलब है कि इसमें अल्फा की मात्रा बनती जा रही है। ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है कि जो पहले वाले मान होते हैं उसे हम बोलते हैं सैद्धांतिक मान, और जो प्रयोग के बाद जो मान होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेक्षित मान। क्लियर बात? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपका यहाँ पर सैद्धांतिक मान होगा, सैद्धांतिक मान आपके पास कितना होगा? 1 में से 0 को जोड़ोगे तो सैद्धांतिक मान 1 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लिखते हैं प्रेक्षित मान, तो प्रेक्षित मान आपके पास कितना हो जाएगा? एक तो है 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा। हम इनको जोड़ेंगे क्योंकि हमें पूरे का मान चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया आपके पास प्रेक्षित मान, जो कि प्रैक्टिकल के बाद वाला मान है। ये हो गया आपके पास सैद्धांतिक मान, जो कि प्रैक्टिकल से पहले वाला मान है। अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, और आई जो है आपको पता है क्या होता है? प्रेक्षित मान अपन में सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान आपके पास क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा, और जो आपके पास सैद्धांतिक मान है वो कितना है? 1। अब ये 1 किस में है? डिवाइड में है, यानी भाग में है। जब इसको आप दूसरी तरफ भेजोगे तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। फॉर्मूला आपका बन जाएगा I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब ये आपका जो 1 है, इसको जब आप I के पास भेजोगे, ये किसका है? प्लस का है। I के पास भेजोगे तो किसका बन जाएगा? माइनस का। और फॉर्मूला आपका बन गया माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब ये माइनस अल्फा को पीछे लिख दो, n अल्फा को आगे लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं I माइनस 1 इज इक्वल्स टू n अल्फा माइनस अल्फा। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? इनमें आप अल्फा कॉमन ले सकते हो। अल्फा कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा n माइनस 1। फॉर्मूले के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है? आपको वियोजन की मात्रा यानी अल्फा ज्ञात करना है। अल्फा का मान निकालने जाओगे तो ये जो मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ में चला जाएगा, तो किस में चला जाएगा? भाग में। यानी अल्फा का मान आपके पास क्या आ जाएगा? I माइनस 1 अपन में n माइनस 1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और संबंध किस किस के बीच में है? 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा में। तो आप देख सकते हो ये संबंध भी हमने ज्ञात कर लिया। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे कि 1/2 गुणांक व संयोजन की मात्रा में संबंध। ये तो वियोजन वाला था, अब हम बात करेंगे संयोजन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजन वाला। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लेना संयोजन की। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी
माना विलय के n अणु संयोजित होकर एक अणु बनाते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? संयोजन या सहगुणन बोलते हैं। और इसे भी अपने किसे प्रदर्शित करेंगे? इसे अपने अल्फा से ही प्रदर्शित करेंगे। अल्फा एक टाइप का सिंबल है जो संयोजन और वियोजन को बताता है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर जो आपको मैंने पीछे बताया कि संयोजन जो है वो किसमें पाया जा रहा था? मेथेनॉइक अम्ल में। पीछे हमने ये लिया था 2CH3COOH जो था वो आपका क्या बना रहा था? CH3COOH की 2 यही बना रहा था। अब इसके अंदर जो मोलों की संख्या वो किस तरीके से होगी कि यहाँ पर तो जो मोलों की संख्या है उसको हम Na मान के चलेंगे और यहाँ पर अपने इसको क्या मान के चलेंगे? B, क्योंकि यहाँ मोलों की संख्या कितनी है? 1 और यहाँ मोलों की संख्या कितनी है? 1 से अधिक, ठीक है। तो अब आती है बात कि प्रारंभ में, देखो प्रारंभ की अगर हम बात करें ना तो हम कोई भी रिएक्शन अगर करवाते हैं तो अभिकारक उस टाइम आपके सबसे ज़्यादा होते हैं और उत्पाद 0 जब आपने रिएक्शन करवानी शुरू भी नहीं की। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? 1 और इसका मान हो जाएगा 0। लेकिन t समय पश्चात क्या होता है? आप देखते हो आपके पास जो अभिकारक है उनकी मात्रा घटने लग जाती है और उत्पादों की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 माइनस अल्फा और यह बन जाएगा अल्फा बाय n। अब ये अल्फा बाय n क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पीछे जब बांधव गुणक समझाया था तो i का मान क्या आ रहा था? 1/2, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे b के पैर में n लिख लेना क्योंकि यहाँ पर हमारे मोलों की संख्या जो है वो आपस में जुड़ रही है, ठीक है। तो ये तो सारा क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है ये वाला मान जो है वो तो आपका सैद्धांतिक मान है और ये वाला मान आपका प्रेक्षित मान है। तो यहाँ पर सैद्धांतिक मान कितना हो जाएगा आपका? 1 और जो आपका प्रेक्षित मान है वो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n बाय अल्फा, सॉरी n बाय अल्फा बता दिया मैंने आपको, अल्फा बाय n होना था, अल्फा बाय n, ठीक है। तो आपके पास क्या आ चुका है? सैद्धांतिक मान भी आ चुका है और प्रेक्षित मान भी आ चुका है। आपने अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले के अंदर इनके मानों को पुट करना है। तो आपका जो प्रेक्षित मान है वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n और ये कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट इसको हम यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में, 1 बन जाएगा, क्या बन गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? इसका लघुत्तम ले लोगे। इस कंप्लीट में अगर n का लघुत्तम ले लोगे तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने n लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा? n, ये आपका क्या हो जाएगा? n अल्फा प्लस में ये आपका हो जाएगा अल्फा। नेक्स्ट आप इस n को इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? ni इज इक्वल्स टू n माइनस n अल्फा प्लस में अल्फा। अब ये जो n है ये आपका प्लस का है, दूसरी तरफ भेज दोगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी ni माइनस आपका क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू, अब प्लस वाली संख्या पहले लिख दो, माइनस वाली बाद में लिख दो, यानी अल्फा माइनस n अल्फा, ये बन गया। यहाँ पर आप क्या कर लोगे? n आपका कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा n कॉमन ले लिया i माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ आपने अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस n। क्लियर बात? अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? अगर आपको अपने यहाँ पे ज्ञात किसको कर रहे हैं? अल्फा को, तो अल्फा ज्ञात कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? i माइनस 1 अपॉन में n भी मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भी लिख देते हैं, n यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और ये अपॉन में आ जाएगा इसके 1 माइनस n। क्लियर बात? तो आई थिंक ये जो टर्म है वो आपको सही समझ आ गया होगा। हमने दोनों संबंध ज्ञात कर लिए, सहगुणन हो चाहे वियोजन हो, दोनों की 1/2 गुणांक से संबंध ज्ञात कर लिए।
तो मेरे हिसाब से आज मैंने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और यहीं पर हमारा जो चैप्टर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।